नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। क्योंकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और इसमें आपको 12 वीडियोस हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफर है इस पर जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है, आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे
मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं आप उस तरीके से यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चूज़ करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रमोशनल वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा हमारे इस ऐप को एक्सेस करने में। अगर आपको तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप हमारे इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करेंगे। थैंक यू। नमस्कार, आप सभी को क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आज कुछ लोग यहाँ पे अपना कुछ बताने के लिए आने वाले हैं। डॉक्टर शिल्पा एरमे जी शायद आपके द्वारा कुछ लोगों ने शायद वो ज्वाइन करना है यहाँ पे, शायद जहाँ तक मेरा ख्याल है। यस सर, यस। नमस्कार सभी को। यस आ रहे सर, डॉक्टर पानकर सर आ रहे हैं 2 मिनट में। तो आप उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि वो क्या यस बताएंगे, यस और थोड़ी सी यस भूमिका यस बता दीजिए जी। या नमस्कार सभी को। तो आज के इस क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा के सत्र में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रसाद पानकर, पुणे महाराष्ट्र से। डॉक्टर पानकर सर आज हमें इस मंच के माध्यम से श्री रुकड़ीकर महाराज ट्रस्ट संस्थान कोल्हापुर द्वारा आयोजित संचालित श्री विश्व व्याख्यान माला जो पुणे महाराष्ट्र में आयोजित होने जा रहा है, इसी के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स में यहाँ पर बताएंगे। उनका उद्देश्य ये है कि आप सभी इसमें जुड़े और इस व्याख्यान माला में आप प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होकर अपना ज्ञानवर्धन करें। तो मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर प्रसाद पानकर सर को। नमस्ते मैडम। नमस्ते। am I audible? यस 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 प्लीज। अच्छा, audible है, ओके। सो तो नमस्ते टू एवरीबॉडी। आप सभी से मेरा नमस्कार। हम लोग जैसे कि आप लोग अगर जानते होंगे तो मेरे गुरुजी वैद्य समीर जमानी और हम लोग एक आध्यात्मिक संस्थान से जुड़े हुए हैं और ये नाथ संप्रदाय का हम लोग का ट्रस्ट है कोल्हापुर में, यहाँ का इसका ऑफिस है और कोल्हापुर में हमारा एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और साथ साथ हम लोग जो है कि मैडम इसमें स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ गया। यस यस आ जाएगा। हाँ सर, हाँ। तो ओनली होस्ट वाला है उसको। सो हम लोग जो है कि हम लोग विगत कितने सारे सालों से आयुर्वेद का प्रचार प्रसार, आयुर्वेद का महाराष्ट्र के कितने सारे तीर्थ स्थलों में हम लोग मुफ्त ओपीडी यानी कि फ्री ऑफ चार्ज ओपीडी करते हैं। और ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग का सिर्फ कंसल्टेशन फ्री है ऐसा नहीं है, बल्कि हम लोग ट्रीटमेंट भी फ्री में करते हैं। और पिछले साल में महाराष्ट्र के कुल मिला के 14-15 जगहों पर ये जो क्लिनिक चलता है मुफ्त वाला, जैसे त्र्यंबकेश्वर हुआ, शिरडी हुआ, सिद्धिविनायक मुंबई हुआ, सभी प्रोमिनेंट जगहों पर जो है ये हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो मुफ्त में दवाई दिया उसका लगभग पेशेंट का बेनिफिशियरी का जो नंबर था वो 52,000 पेशेंट्स को हमने पिछले साल में मुफ्त दवाई दिया। इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा माल न्यूट्रिशन पे भी आजकल काम करना शुरू किए हैं। हमारा एक मोदामृत नाम का फॉर्मुलेशन है, उसको लेके उसका फ्री जो कैंप्स है वो हम लोग आदिवासी एरिया में लगवाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग रेगुलर ओपीडी कम से कम चार्जेस में वगैरह कोल्हापुर में वो तो हमारा चलता है आयुर्वेद हॉस्पिटल। रिसर्च के बारे में कोविड के काल में माधव रसायन प्लस ये सभी आप सभी लोग जानते हो ये प्रोडक्ट्स इसी संस्था के आए हुए थे। तो अब मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग पिछले कुछ सालों से आयुर्वेदिक एजुकेशन में एक तो ये कराते हैं जिसे हम कहते हैं गुरुकुल 3 दिन का, या फिर साथ साथ हम लोग ये भी कराते हैं कि जिसे हम लोग कहते हैं कि एक सेमिनार जिसे कहते हैं नेशनल लेवल का सेमिनार, वो करना हमने शुरू कर दिया था। एंड मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों ने ये अब तक 6 सेमिनार्स बहुत अच्छी तरीके से किए। पिछला वाला जो हमारा था वो नागपुर में हुआ था
और उसमें नितिन गडकरी जी का हाथों से उसका ऑर्गेनाइजेशन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2500 डेलीगेट्स थे। तो वो हम लोग अब तक 6 सेमिनार्स कर चुके हैं। अभी ये हमारा जो 7वां है, ये 7वां सेमिनार हम लोग पुणे में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और पुणे में इसे ऑर्गेनाइज करते वक्त इसकी डेट्स जो रखी गई है वो है 7 और 8 अक्टूबर। एंड इसके साथ साथ एक और हम लोग 6 तारीख को, जिसे हम लोग कहते हैं कि प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप जिसे कहा जाता है, वैसे हम लोग एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड एनसीआईएसएम के साथ में मिलके जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, यानी कि सरकारी जो भी योजनाएं आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए कल को हमको जो भी अगर पेशेंट को हमारे अवेल करनी होगी, तो हमको एक ये जरूरी होगी कि वो पेशेंट हमारा उसमें एलिजिबल हो और हम लोग भी उसके लिए रजिस्टर्ड हो। तो वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी हम लोग ने वो प्रोग्राम भी किया है। तो उसके बारे में मैं बस थोड़े से समय में आपके साथ बात करूंगा। मैंने स्क्रीन शेयर किया है, आई गेस स्क्रीन शेयर हो चुका है। स्क्रीन शेयर हो चुका है। हेलो। यस सर, यस दिख रहा है सर स्क्रीन। यस, ओके, थैंक यू। मैं थोड़ा मोबाइल डिवाइस बस में रोटेट करता हूँ, अगर आप लोग या तो अच्छा रहेगा मोबाइल से जो जुड़े हैं। यस, अभी तो एकदम क्लियर है सर, आप कंटिन्यू करिए। तो ये विश्व व्याख्यानमाला 7th नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है, 7 और 8 अक्टूबर को ये रहेगी, पुणे में रहेगी। प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप, ये जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये सरकार के साथ मिलके ये कॉन्फ्रेंस, ये वर्कशॉप है, ये 6 तारीख को रहेगा। सो इसमें बस बात एक इम्पोर्टेंट ये है कि 6 तारीख वाला जो है वो जिसके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, किसी बोर्ड से जुड़ा है, उसी के लिए है स्वाभाविक रूप से। जबकि 7 और 8 वाली तारीख को यूजी स्टूडेंट भी आ सकता है। 6 तारीख को यूजी स्टूडेंट का कोई काम नहीं है। वेन्यू बीबीवाड़ी में है, ये स्वारगेट से नजदीक है, काफी एक्सेसिबल है। 2-2.5 हजार के कुर्सियां लगी हुई हम लोग देख के आए। ये हमारा ऑर्गेनाइजर्स थे हम लोग, श्री सदगुरु विश्वनाथ महाराज कुड़ीकर ट्रस्ट, ये जो कि मेनली आध्यात्मिक संस्था है। और वही विश्ववती आयुर्वेदिक चिकित्सालय और रिसर्च सेंटर, ये आयुर्वेद और हेल्थ से जुड़े काम करने वाली संस्था है। मुझे इसमें अगर मैं कहूँ इसके ग्लिम्सेस, तो सबसे पहली बात यह है कि ये मेगा इवेंट है। ऐसा नहीं है कि वन डे कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि आप लोग इतने दूर से आने वाले हो तो स्वाभाविक रूप से एक दिन के लिए कोई नहीं आता। तो जैसे एक आयुर्वेदा फेस्टिवल हुआ या फिर कोई भी कुंभ वगैरह होते हैं, ये जैसे 2-3 दिन के रखे जाते हैं, वैसे ये 3 दिन का कुल मिला के है। प्रैक्टिशनर के लिए 3 दिन का है, स्टूडेंट्स के लिए 2 दिन का है। 7 और 8 तारीख है जो कि सैटरडे और संडे है, तो इसमें स्वाभाविक रूप से यूजी के स्टूडेंट्स को कॉलेज भी ज्यादा उनका बंक नहीं होगा, इसका भी ख्याल रखा गया है। इसमें 8 सेशंस है और 7 गेस्ट स्पीकर है। तो जो 2 दिन की सेमिनार है उसमें हम लोगों ने सिर्फ 8 सेशन रखे हैं। और ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग सेमिनार्स पिछले कितने सारे सालों से कर रहे हैं, ये हमारा 7वां है। तो हम लोगों ने आज तक हर सेशन जो रखा है वो 1.5 आवर का रखा है। और जहां तक मुझे पता है, आयुष दर्पण पे भी कोई भी स्पीकर जब बोलने के लिए आता है तो उसे भी लगभग कम से कम 1 आवर तो दिया ही जाता है, एंड क्वेश्चन आंसर एंड ऑल वो आगे बढ़ जाता है। तो ये बहुत जरूरी बात है। आप लोग अगर देखेंगे तो नेशनल सेमिनार्स में, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में 45 मिनट से ज्यादा कितनी सारी बार नहीं दिया जाता समय। इनफैक्ट जितना बड़ा सेमिनार हो, जितना बड़ा ये हो, तो और ही ज्यादा, मतलब वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस जैसे जो बहुत बड़े सेमिनार्स होते हैं जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसमें 20 मिनट से ज्यादा समय किसी भी वक्ता को अलॉट नहीं किया जाता। और वेरी अनफॉर्चुनेटली मतलब आयुर्वेद में हमारी समस्या ये है कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों में थोड़ा मॉडर्न मेडिसिन जैसा ऐसा क्लियर कट है नहीं। तो हम लोग को हमारे स्पीकर को थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट बोलने के लिए भी थोड़ा सा एडिशनल समय लगता है, जो मुझे लगता है कि केमिस्ट्री या फिजिक्स वाले को थोड़ा कम लगता होगा। लेकिन हमारे इसमें कि किसी भी चीज का आयुर्वेदिक पक्ष रखना, मॉडर्न रखना, थोड़ा बेसिक से शुरुआत करना, ये सभी में लगभग 15-20 मिनट चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कितनी सारी बार वो वक्ता अपने सब्जेक्ट को जस्टिस नहीं कर पाता।
तो हम लोग का ये डे 1 से पॉलिसी रहा है और हम लोग ने अभी 2 दिन का है, फिर भी हम लोगों ने 1.5 घंटे का एक ऐसे 4 सेशंस पहले दिन, 1.5 घंटे का एक ऐसे 4 सेशंस दूसरे दिन, ऐसे 6 और 6 घंटे के पूरे सेशंस रहेंगे। पैरेलल सेशन रहेगा पेपर और पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए, तो पीजी स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज के हिसाब से 2 या 3 पेपर पोस्टर मिला के ये अनिवार्य है, तो उसमें से आप जरूर प्रेजेंटेशन के लिए आप आ सकते हो। एक पैरेलल सेशन साथ साथ रहेगा, तो उसमें आप जाके 2-3 घंटे में आपका प्रेजेंटेशन करा के आप वापस आ सकते हो सेमिनार के लिए। आयुर्वेदा एक्सपो रहेगा, सभी फार्मेसीज के स्टॉल्स रहेंगे, डिफरेंट एग्जीबिशंस लगाने का भी हमारा प्रयास है। लेमैन के लिए फ्री चेकअप कैंप रहेगा पूरे 3 दिन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात महाराष्ट्र के वैद्यों से या फिर सभी वैद्यों के लिए कि प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप, वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर को-होस्टिंग दिस विथ NCISM एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन मतलब एग्जैक्टली क्या, सरकार के पास ऑलरेडी कौन सी योजनाएं हैं, कौन सी आने वाली है, और उनका फायदा अपने पेशेंट्स को करने के लिए वैद्य का रजिस्ट्रेशन क्या चाहिए, पेशेंट किस इकोनॉमिक कैटेगरी का चाहिए, ये सब कुछ बताने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ऑफिस बियरर्स रहेंगे। ये प्रोग्राम 6 तारीख का होगा और 7 और 8 को सेमिनार होगा। मीट आवर स्पीकर्स, जो 8 सेशंस पहले दिन के 4 है, दूसरे दिन के 4 है। सो पहले दिन पहला सेशन के लिए वी आर हैप्पी टू हैव अ वेरी रसशास्त्र के जाने माने वैद्य, रसशास्त्र के स्टालवर्ट और स्टीम्ड प्रैक्टिशनर देहरादून से बालेंद्र प्रकाश जी, उत्तर भारतीय तो इन्हें अवश्य जानते हैं। महाराष्ट्र के ही स्टूडेंट्स हो सकता है, कोई हो तो वो कम जानते होंगे। तो सर का रसशास्त्र में बहुत बड़ा काम है, उनकी स्वयं वो मेडिसिन बनाते हैं, वो औषधिशाला काफी बड़ी है। सर का काम पैनक्रियाटाइटिस पे है, कैंसर पे है और माइग्रेन पे है। इन 3 डिसीज पे सर का काफी सारा काम है। और सर को विषय हमने जब रिक्वेस्ट किया तो हमने विषय भी रखते वक्त हम लोग काफी रिलेवेंट विषय रखते हैं। तो रसशास्त्र द ट्रेजर ऑफ इम्यूनोमोड्यूलेटरी हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशंस। तो रसशास्त्र अपने आप में इम्यूनोमोड्यूलेटरी औषधियों का खजाना है, ये विषय हमने उनको दिया है। तो उसमें वो इम्यूनोमोड्यूलेशन पे बात करेंगे। प्रैक्टिशनर्स तो जानते हैं, लेकिन यूजी के बच्चे कोई सुन रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा नहीं होता कि ये जो है ये सिर्फ मतलब कोई इन्फेक्टिव डिसीज आएगा तभी इम्यूनिटी का रोल होता है, ऐसा नहीं होता। तो बात ये होती है कि क्रॉनिक डिसीजेस में भी इन्फ्लेमेशन जहां पर आ जाता है वहां पर इसका संबंध है। इसका संबंध इम्यून dysregulation is associated with pro-inflammatory and anti-inflammatory dysregulation। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेड बी SLE, मेड बी कैंसर, मेड बी इवन आपका सोरियासिस, ये सभी जो डिसीज है इसमें इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म खराब हुआ है। तो ऐसा पक्का नहीं है कि इम्यूनोमोड्यूलेशन सिर्फ इन्फेक्टिव डिसीज में काम में आता है। तो ये बेसिक्स हमको कुछ सीखने को मिलेंगे। वी हैव सेकंड स्पीकर वैद्य ममता भागवत। मैडम HOD काय चिकित्सा है बेंगलुरु के एक आयुर्वेद कॉलेज में। मैडम आयुर्वेद की प्रैक्टिस करती है और मैडम की काफी अच्छी प्रैक्टिस है बेंगलुरु में। मैडम के पिताजी भी उनके सौभाग्यवश एक बेंगलुरु के जाने माने वैद्य थे, वैद्य वेंकटरमण भागवत जी। तो उनकी वो बेटी रह चुकी है। मैडम का एक्सपर्टाइज का विषय भी है और मैडम का साथ साथ मतलब एक्सपर्टाइज भी है और उनका इंटरेस्ट का भी विषय है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इन आयुर्वेद। तो आज की तारीख में हम कितने सारे डिसीजेस देखते हैं कि जहां पर संबंध जो आता है वो मेटाबॉलिज्म का आता है, मेड बी टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी, PCOD, इन सभी के पीछे अगर कुछ है तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। सो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम को और मेटाबॉलिक डिसीजेस को, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को समझने के जो बेसिस है वो बेसिस इंटीग्रेटेड तरीके से मैडम हमको समझाएंगी। मैडम ने लगभग 2500 से ज्यादा पेशेंट्स इसी विषय के देखे हैं। मैडम की प्रैक्टिस भी इसी विषय को लेकर है।
विषयों की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने कॉमन विषय रखे हैं, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। हमारे अगले स्पीकर केरल से है, वही थे दिनेश के एस। यूजी के बच्चे को पता शायद नहीं होगा, लेकिन आर्य वैद्यशाला नाम का एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन केरल में आता है, चैरिटेबल ट्रस्ट है वो, और उनके फाउंडर्स वगैरह सभी पद्म भूषण वगैरह रहे हैं, सो काफी बड़ा चीज है। और वहां पर उनका काफी सस्ते में इलाज होता है, तो स्वाभाविक रूप से ढेर सारे पेशेंट्स होते हैं। एंड देन उनका बाद में आयुर्वेद कॉलेज भी खुला। सो ऐसी एक हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन में सर बालरोग की एचओडी है। सर सब कुछ है, मैं सर को बहुत बार सुन चुका हूँ, मित्र है मेरे अच्छे। तो सर रिसर्चर भी है, सर प्रैक्टिशनर भी है, सर अच्छे एकेडमिशियन भी है और बहुत अच्छे ओरेटर भी है। सर का ऑटिज्म में बहुत बड़ा काम है, न्यूरो बिहेवियरल डेवलपमेंटल इश्यूज पीडियाट्रिक, ये सर का बहुत अच्छा एरिया है। लेकिन हमने सर से विनती की कि सर आप ऑटिज्म पे बोलने के बजाय, क्योंकि देखिए बच्चे को, आप लोग को अगर कल को प्रैक्टिस शुरू करोगे तो कल को डे 1 को आपकी क्लिनिक में कैंसर का पेशेंट नहीं आने वाला है, कल को डे 1 को आपकी क्लिनिक में ऑटिज्म का पेशेंट नहीं आने वाला है। सो हमने एक साधारण विषय रखा है कि यूनिक आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ कॉमन पीडियाट्रिक कंडीशंस। सो इसमें निश्चित रूप से सर डेवलपमेंटल डिले पर भी बोलेंगे, लेकिन ओवरऑल पीडियाट्रिक्स हमने 1.5 घंटा है तो आयुर्वेद की स्पेशलिटीज कवर करने के लिए कहा है। सर केरलियन स्कूल ऑफ थॉट में गुरु परंपरा में भी सीखे हैं। सर एचओडी बालरोग है आयुर्वेदशाला में, काफी अच्छा सर का डेवलप्ड वर्क है वहाँ पर। थाउजेंड्स का पेशेंट्स सर ने वहाँ पर बहुत अच्छे ऑटिज्म वगैरह के ट्रीट किए हैं। फिर चौथे हमारे स्पीकर है हमारे इन हाउस स्पीकर, हमारे होस्ट वैद्य समीर चंद्रग्नि जी। सर प्रैक्टिशनर है, आयुर्वेद के गुरु है, और सर ने भी विषय लेते समय ऐसा नहीं किया है कि कुछ कैंसर वगैरह करेंगे, कॉमन विषय रखे हैं। सो डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। सो आज की तारीख में प्रमेय हुआ या फिर रक्त की दुष्टि हुई, इनको, इनसे आप बच नहीं सकते। पेशेंट या तो पेशेंट इसका आपके पास आएगा, या फिर आप जिस किसी पेशेंट की ट्रीट कर रहे हो उसमें ये को एग्जिस्टिंग कंडीशन रहेगी। सो इन दोनों से तो हम बच नहीं सकते। ऐसा एक हर आने वाले तीसरे पेशेंट में ये कोमॉर्बिडिटी हम कहेंगे जिसे मॉडर्न की भाषा में, ये हमको मिलती है। तो इसको आयुर्वेद में कैसे समझा जाए और इसका आहार का इसमें इम्प्लीमेंटेशन क्या है, और मिलेट्स का जो अभी ईयर सेलिब्रेट हो रहा है, मिलेट्स को काफी सारा प्रपोज किया जा रहा है, और लोग भी हम बाजरा खाते हैं, हमने ये खाना शुरू किया, वो खाना शुरू किया कह रहे हैं। तो ये सभी दो इम्पोर्टेंट कोमॉर्बिडिटीज के सिद्धांत के दो कोमॉर्बिडिटीज के परिप्रेक्ष्य में आहार और मिलेट्स का वर्णन सर करेंगे। फिर बाकी दूसरे दिन चार, ऑब्वियसली किस दिन कौन इस हिसाब से तो नहीं रहेगा, वो तो थोड़ा सा बाद में डिसाइड हो जाएगा। लेकिन हमारे अगले स्पीकर है वैद्य गिरीश टिल्लू जी। सो यूजी के स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे, लेकिन प्रैक्टिशनर्स और टीचर्स जानते हैं। जेआईएम आयुर्वेद का सबसे बड़ा जर्नल है, पबमेड करके जो इंडेक्सिंग होता है अमेरिकन सरकार का, उसमें वो इंडेक्स जर्नल है। सर उसके एडिटर है। सर प्रोमिनेंट रिसर्चर है। सर का पीएचडी पब्लिक हेल्थ में है, और सर हेल्थ साइंसेस में पुणे यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। सर अच्छे रिसर्चर है। मुझे याद है ये जो टॉपिक है, आयुर्वेदा पोटेंशियल्स एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ब्रिजिंग द गैप विद रिसर्च, ये टाइटल जब हम लोग डिसाइड कर रहे थे तो मुझे व्हाट्सएप कॉल लेना पड़ा, क्योंकि सर एक रिसर्च के ही प्रोजेक्ट के लिए सर नॉर्वे में थे, और सर नॉर्वे से बोल रहे थे। सो सचमुच में एक फुल टाइम रिसर्चर जिसे हम कहते हैं, मतलब मान लीजिए जैसे मैं हूँ, मैं भी रिसर्च करता हूँ, लेकिन आई एम एकेडमिशियन ऑल्सो। सो एक फुल टाइम होना अपने आप में एक अलग चीज होती है, और आप एकेडमिशियन हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वो एक अलग चीज होती है। सो पूरी तरीके से सर एसपीओ में है, रिसर्चर है। और सबसे बड़ी बात सर वैद्य नॉट वैद्य सॉरी डॉक्टर भूषण पटवर्धन जी के साथ उनका सहवास सर को लगभग 15 साल का मिला, क्योंकि उसी डिपार्टमेंट में भूषण पटवर्धन जी थे। इसके पहले कि वो यूजीसी के डिप्टी चेयरमैन बने, और इसके पहले कि वो नैक जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है वहाँ के चेयरमैन बने। उसके पहले सर एसपीओ सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में ही थे। सो एक इतने बड़े रिसर्चर के साथ जिन्होंने अपना एक इतना सा अच्छा समय बिताया, और एक पूरे तरीके से फुल टाइम रिसर्चर के रूप में जो है वो हमें बताएंगे एग्जैक्टली आयुर्वेद में पोटेंशियल्स तो है, दुनिया की एक्सपेक्टेशंस भी है, लेकिन इसे
इस गैप को रिसर्च से अगर हमको जोड़ना है तो किस तरीके से जाना होगा, इसकी बात सर करेंगे। अगली जो प्रैक्टिशनर है वो निश्चित रूप से गायनेक से है और उसके आगे के स्पीकर हमारे पंचकर्म से आएंगे, क्योंकि तो स्वाभाविक है ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है और इनका टॉक के बिना कोई भी 2-3 दिन की कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। सो गायनेक में आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जिनका गायनेक एक्सपर्टाइज रहा है वैद्य रेणुका कुलकर्णी जी, मैडम पुणे में और ओरिजिनली मैडम पंढरपुर से है तो वहां पर भी मैडम का प्रैक्टिस है। मैडम का एक्सपर्टाइज इनफर्टिलिटी है, तो मैडम का बायोडाटा मैंने देखा, लगभग 6000 से ज्यादा उत्तर बस्ती दिया है, 500 से ज्यादा कपल्स को ट्रीट किया है। सो शी विल बी स्पीकिंग ऑन अनपत्यता, निदान एंड चिकित्सा वैविध्य। सो वेरी प्रिसाइजली और काफी सारी बात करने के बाद हमने ये टॉपिक चुना, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमने ये दवाई दिया और फर्क पड़ा एंड देन फिर बजाओ ताली, ये वाला चीज हो जाता है। लेकिन हमको अगर आयुर्वेद को एक एज अ साइंस रखना है तो हमको ये निदान क्या था और यही दवाई क्यों दी, उसका निदान में जस्टिफिकेशन पक्का देना पड़ेगा। सो इनफर्टिलिटी की बात करते वक्त वो सिर्फ ट्रीटमेंट की और उत्तर बस्ती की नहीं आनी चाहिए। सो मैडम सेड शी विल बी स्पीकिंग ऑन उदर परीक्षण एंड निदान के डिफरेंट स्टेट्स एंड उसके हिसाब से कैसे आपको दवाई अलग अलग देनी पड़ेगी। मैडम इसके साथ साथ मैडम ने कहा कि मैडम विल स्पीक ऑन लो एएमएच, आज की तारीख में लो एएमएच कहते हैं, यूट्राइन कॉक्स कहते हैं, ये सभी आज की तारीख की जो कोमॉर्बिडिटीज एंड कंडीशंस है उसके कंटेक्स्ट में लेकर, मॉडर्न कंटेक्स्ट में लेकर मैडम बात करेंगी। हमारे अगले स्पीकर है वैद्य योगेश काळे जी। वैद्य योगेश काळे जी पुणे के जाने माने अच्छे वैद्य है। सर का 24 इयर्स का क्लिनिकल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है। सर पुणे के टिपिकल जो पुणे का प्योर आयुर्वेदिक स्कूल ऑफ थॉट है उसमें सर पढ़े और सर ने उसके बाद में प्रैक्टिस, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की एंड साथ साथ जो पुनर्वसु करके आयुर्वेद में एक आयुर्वेद का हॉस्पिटल है जो सभी पुणे के कोलटकर सर के शिष्यों ने मिलकर स्थापना की थी, क्योंकि हमको हमारा पेशेंट रेफर करना पड़ता है तो इसके लिए क्या किया जाए। सो 20 साल पहले ही इसकी स्थापना कोलटकर सर के सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर की थी। तो उस हॉस्पिटल की आईपीडी विगत 24 साल से वैद्य योगेश काळे जी देखते हैं। सो हमें बहुत खुशी है कि वो बात करेंगे पंचकर्मा एंड आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकल कंडीशंस, लेसन्स लर्न्ड फ्रॉम 2 decades ऑफ आईपीडी एक्सपीरियंसेस। सो 24 साल आयुर्वेद की प्राइवेट आईपीडी संभालने में और उसमें क्रिटिकल कंडीशंस पंचकर्मा और शमन दोनों चिकित्सा से करते वक्त क्या क्या लेसन्स मिले उसकी बात सर करेंगे। और फिर दूसरे दिन का आखिरी सेशन अगेन हमारे इन हाउस स्पीकर हमारे गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर लेंगे। इस दूसरे दिन के आखिरी सेशन का सर का विषय होगा क्वेश्चन आंसर सेशन। सो अभी स्वाभाविक है 2-2,500 ऑडियंस में ऐसे तो क्वेश्चन पूछे और आंसर हुआ ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम एक बॉक्स में क्वेश्चंस रखेंगे एंड एक जनरल क्वेश्चन आंसर जो भी एक टिपिकल स्टूडेंट्स के दिमाग में जनरल क्वेरीज रहती है, दे कैन बी रेंजिंग फ्रॉम एकेडमिक्स अप टू एक्चुअली प्रैक्टिस चीजें। तो इसका ये एक सेशन रहेगा कि जिसमें मानो गपशप जैसी वो बात हो पाएगी। सो ये सेमी इसका है पेपर कॉल फॉर पेपर्स का, तो ये पीजी स्टूडेंट्स के लिए है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस अगर आप विद इन टाइम लिमिट करते हो तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, यूजी स्टूडेंट्स एंड इंटर्न्स के लिए 900 रुपए है, पीजी स्टूडेंट के लिए 1200 है, पेपर या पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए 1500 है और प्रैक्टिशनर टीचर पीएचडी स्कॉलर के लिए 1500 है। सो यूजीस के लिए हमने कम से कम रखने का प्रयास किया है। स्वाभाविक है इसमें तीनों दिनों का भोजन, ब्रेकफास्ट एंड इवनिंग का चाय इंक्लूडेड है। जहां तक पैरेलल सेशन की बात है तो उसके भी कुछ क्वेरीज, कॉमन क्वेरीज आती है, उसके भी जवाब मैं देता हूँ अभी हमारा सेशन चल रहा है। तो नंबर 1, देयर इज नो एनी पर्टिकुलर थीम।
सो ऐसा नहीं है कि ये कोई लिवर का सेमिनार है, किडनी का सेमिनार है। सो एनाटॉमी से लेके बाल रोग तक का कोई भी पीजी स्टूडेंट कोई भी टॉपिक पे प्रेजेंट कर सकता है। देख सेकंड ब्रोशर में जैसे कि लिखा गया है, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपने 3 चीजें मेल करनी है। ये मेल है vishwapapers9@gmail.com पे। उसमें क्या है, उसमें 300 शब्दों में आपके प्रेजेंटेशन का एब्स्ट्रैक्ट समरी, आप क्या प्रेजेंट करने वाले हो उसकी 300 शब्दों में, और ये वर्ड फाइल में। रिसिट, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है उसकी रिसिट स्कैन करके, और एक बायोडाटा, आप पीजी स्टूडेंट इस कॉलेज के हो, इस ईयर के हो, गाइड का नाम वट जो भी है बायोडाटा में आप लिख सकते हो। ऐसा एक 2 लाइन का बायोडाटा ऐसा आपने भेजना है। फिर कमिटी उसे पेपर या पोस्टर के लिए ये कर देगी, एंड देन आपको बताया जाएगा कि आपका पेपर में हुआ है, पोस्टर में हुआ है। एंड देन उसके बाद में आपको पीपीटी करना है या पीडीएफ करना है, ये कैसे क्या करना है, ये आगे के रूल्स आगे बताए जाएंगे, आगे का कम्युनिकेशन आगे किया जाएगा। बेस्ट पेपर्स को अवार्ड मिलेगा। पिछले साल मुझे याद है एक पीएचडी प्रैक्टिशनर है, उनको एक सेक्शन का मिला था, दूसरे सेक्शन में अय्या के स्कॉलर आए थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, उसको फर्स्ट या सेकंड प्राइज मिला था, मुझे याद है। सो अवार्ड्स विल बी देयर, सर्टिफिकेट विल बी देयर गिवन कि यू हैव प्रेजेंटेड पेपर स्लैश पोस्टर, ऐसे करके आपको वो सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। इस पे कुछ भी क्वेरीज हो आप मुझे बात कर सकते हो। फिर ये प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप है जिसकी हम बात कर रहे थे विद नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ABDM, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये 10 बजे को शुरू होगा, 6 तारीख को एज ए प्री कॉन्फ्रेंस, और 7 और 8 को मेन कॉन्फ्रेंस है। थैंक यू वेरी मच, आइएगा जरूर। पुणे में है, सेंट्रल प्लेस है, 2 दिन का है। हमने काफी सारा प्रयास किया है। अब देखिएगा स्पीकर्स में रेणुका जी, योगेश काळे जी और जमदग्नि सर के 2 सेशंस, तो ये 8 में से 4 सेशंस एक टिपिकल महाराष्ट्रियन वैद्य और महाराष्ट्रियन जो स्कूल ऑफ थॉट है आयुर्वेद वाला, वो आपको लगभग आधे सेशंस उसके मिलेंगे। बाकी जो बचे हुए 4 है उसमें एक इंटीग्रेटेड बोलने वाले हैं, एक रिसर्च का बोलने वाले हैं, एक नॉर्थ इंडियन फ्लेवर है हमारे लिए बालेंदु प्रकाश जी, तो वो नॉर्थ इंडियन स्कूल ऑफ थॉट और रशिया पर रखेंगे, और टिपिकल केरलियन गुरु परंपरा में सीखे हुए दिनेश जी, KS दिनेश जी हमको बाल रोग के रूप में मिलेंगे। सो काफी अच्छा स्कूल ऑफ थॉट का बैलेंस करने का हमने यहाँ पर प्रयास किया है, और मुझे आशा है कि आप सभी आइएगा, आप सभी जुड़िएगा, बातें होगी। ये ऑनलाइन पे ये है, तो ऑफलाइन भी थोड़ा सा सब एक दूसरे के साथ मिलना हो जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप जरूर आइए। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑफ कोर्स सभी से भी मैं निवेदन करूंगी, हमने अपने प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया है, आयुष दर्पण के पेज पर सारे, और कुटुंब ऐप पर भी डाल दिया है, सारे ग्रुप्स में भी डाल दिया है, तो निश्चित ही अच्छा परिणाम आएगा। तो हम सब मिलेंगे पुणे महाराष्ट्र में, और आप सभी हमारे वैद्य अरविंद पाठक सर से भी मिल सकते हैं पुणे महाराष्ट्र में आएंगे तो बिल्कुल, क्योंकि ये एक्चुअली सत्र के मॉडरेटर सर ही रहते हैं, बट जैसे कि सर के पिताजी का स्वर्गवास हुआ है तो आज सर अवेलेबल नहीं है, तो मैं सभी से भी निवेदन करूंगी, और जोशी सर का भी आभार व्यक्त करती हूँ, और आपका भी आभार सर। थैंक यू मैडम। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर आपका आपने थैंक यू जोशी जी, आइए कभी सर, पुणे में आइए कभी। जरूर जरूर बाकी जरूर। किसी बहाने से आएंगे तो भी सर फोन करिएगा, बाकी किसी ठीक बहाने है से ठीक है आएंगे, ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक कोई यू। है सर रिश्तेदार वगैरह आते हैं सर आप पुणे? नहीं अभी तक तो नहीं आए, पर आएंगे कभी, ऐसा मौका लगा तो जरूर आएंगे, जरूर। आप एक प्लान करिए प्रसाद सर सर का रखेंगे, एक प्लान करिए और तो सर को आएंगे यस जरूर, मैडम, बुला सकते हैं। जरूर। यस, हाँ मर्म का है ना। हाँ यस हाँ, यस, यस। थैंक यू। ठीक है ठीक है सर, नमस्ते। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से अभी आपने इस सत्र में देखा कि अभी एक कॉन्फ्रेंस जो है पुणे में होने जा रही है, जिसके बारे में बताया गया आपको। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अगर प्रयास करें कि वहाँ आप अटेंड कर पाए, तो जरूर करेंगे आपको सारी डिटेल जो है वो वैद्य प्रसाद पांडकर जी ने आपको शेयर की है, और
निश्चित रूप से अभी आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बुक सेशन जो है वो काफी लोगों ने इसको देखा होगा और काफी लोग इससे जुड़ेंगे। जी धन्यवाद सर, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। तो चलिए फिर अब हम आपकी संभाषा को जारी रखते हैं। वैद्य शशि तिवारी जी मैडम, अगर पांडकर सर आप इनके कुछ संभाषा में प्रश्नों का उत्तर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, क्योंकि आपका भी कुछ स्पेशलाइजेशन तो होगा, आज एज ए गेस्ट अब यहाँ पे रह सकते हैं। हाँ, हाँ, ये हाँ सर। यहाँ पे कुछ पूछना है आपको वैद्य प्रसाद पांडकर जी से, कोई आपको चिकित्सा के विषय में? क्योंकि अभी जैसा देखा आपने कि ये भी वैद्य समीर जमदग्नि जी के शिष्य हैं और उन्होंने डेफिनेटली अभी बताया भी है। कुछ भी आप पूछ सकते हैं, एनीथिंग आपको इस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड कुछ और भी जानकारी लेनी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी शशि तिवारी जी, कुछ पूछना है? महेश जी, मंदाकिनी जी, मंगला जी, मुकेश जी, वर्षा जी, महाजन जी, तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक आपने बहुत अच्छा बता दिया है, तो सबके पास पूरी डिटेल जानकारी आ गई है और पूरा एक एक चीज आपने बता दिया है। पेपर भी आप भेज सकते हैं, जो इनको पेपर केस प्रेजेंटेशन करना हो, केस प्रेजेंटेशन केसेस भी भेज सकते हैं। चलिए, थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू। तो मंगला जी, प्रसाद जी, सॉरी ये कात्यायन जी, बताइए कोई सवाल है आपके? आज की संभाषा चालू करें फिर? अब शशि तिवारी जी आप को होस्ट बन जाइए, अब आप अब संभाषा स्टार्ट करिए अब अपनी। ये संभाषा में थोड़ा समय अभी हमने प्रचार प्रसार के लिए दिया था, चूंकि बहुत सारे लोग वैद्य समीर जमदग्नि जी के शिष्य हैं यहाँ पे, तो निश्चित रूप से एक अच्छा मौका है, आप चाहे तो इंटरेक्ट कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे सेमिनार्स हो रहे हैं इस समय में और बहुत सारे इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, अच्छी बात है, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो कात्यायन जी, आपको कुछ आपका समाधान मिला कि नहीं मिला? कात्यायन जी, चलिए, आज हमारे साथ में यहाँ पे एक डॉक्टर साहब जुड़े थे, अभी वो चले गए, विशाखापट्टनम से जुड़े हैं वो अभी। आई थिंक दैट वो अभी अभी जुड़े थे और फिर वो चंद्रशेखर जी भी आ गए, महेश जी, वर्षा जी, मंदाकिनी जी। कोई अपनी संभाषा में कोई केस डिस्कस करना हो तो यू कैन डिस्कस द केस। आरती जी आज बोल नहीं रहे हैं कोई भी, क्या बात है? हाँ सर, मुझे कुछ पूछना है सर। हाँ पूछिए ना, पूछिए, यहाँ पे सर तो। उसके लिए मेरी एक पेशेंट थी, उसको हिपेटोमेगाली था और उसको फैटी लीवर ग्रेड 1 था। तो जी जी। वो 3 महीने तक उसने ट्रीटमेंट लिया, इंटरप्टेड ट्रीटमेंट लिया उसने। 15 दिन खाया, फिर 15 दिन नहीं खाया, फिर ऐसे करके वो चली गई। फिर अचानक से वो आई थी स्वेलिंग वगैरह लेकर के सर, तो उसको अभी फिर मैंने दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दर्द वगैरह कुछ भी नहीं है, बस स्वेलिंग बता रही थी शरीर में। तो हमने कहा कि दोबारा करा के देखते हैं अभी कितना बचा है अभी। तो उसमें अभी भी 5 सेंटीमीटर बढ़ाई हुआ लीवर आ रहा है। तो अब क्या हम इसमें शोधन दें या फिर केवल शमन औषधि से ही काम चल जाएगा? नहीं, वजन आप आरोग्य वर्धिनी बड्डी तो चला ही रही होंगी ना? सर ये चल रही थी, अभी फिर से चला दी है। और अभी आप हमने विरेचन उनको दीजिए, विरेचन अच्छा काम करता है इसमें। हाँ मृदु सर, विरेचक औषधियों को आप प्रयोग करिए, क्योंकि आप देखना पड़ेगा आपकी रोगी जो है वो कितना कितना शोधन के लिए कितना योग्य है, वो तो आप ही डिसाइड कर पाएंगी जी सर। उसके। सर मैंने बाकी उससे एक सिरप चलाया है, उसमें लिवोजाइन डीएस करके हमारे हॉस्पिटल में अभी इन्होंने जल्दी ऐड किया है, आयुर्वेदिक है, उसमें मकोई स्वरस है, पुनर्नवा बढ़िया वगैरह काम है करता है। उसमें। हाँ, मकोई जो है वो काफी अच्छा, मकोई, पुनर्नवा, भूमि आम्लकी, ये 3 जो योग हैं भूमि लिवर आम्लकी डिसऑर्डर। भी है सर इसमें है। तो अभी हाँ मैंने जी। बस उनको आरोग्यवर्धिनी और इस पर ही, इसी जो सिरप को उन्होंने दिया था फ्री में मिल रहा है अभी आजकल, तो वही मैंने अभी दे करके छोड़ा है। मैंने कहा आप 15 दिन बना करके बताओ कैसा है। हाँ तो इसमें भूमि आम्लकी, मकोई और पुनर्नवा बहुत अच्छा काम करता है, और मकोई का तो बहुत ही एक्सीलेंट इसमें रोल है, बहुत ही अच्छा बेहतरीन रोल है। ये जो एक प्रकार से हेपेटो इंजरी या फिर हेपेटो सेलुलर डैमेज जो होता है उसको भी रिवाइव करने में काफी मदद करता है, ये काफी इफेक्टिवली ये काम करता है। और मैं खुद भी, जब मैं बताता हूँ मेरा अपना अनुभव जो है, एक पेशेंट था मेरे पास, मुझे याद है, मंदाकिनी जी, जो मैं जब एमडी कर रहा था तो उसका लिवर सिरोसिस थी उसको, और उसको डॉक्टर ने कह दिया था कि ये मेयरली 1.5 मंथ, अधिक से अधिक इसकी जो है लाइफ स्पैन इतनी है, क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल वेन पर बहुत दबाव पड़ रहा था।
और यंग एज का लड़का था, वो 30 साल का था, मुझे याद है। और मैंने उसे कुछ नहीं, यही जो आपने कॉम्बिनेशन दिया है, जो आप बता रही थी, ये एम्बलीक्योर डीएस के नाम से उस समय भी आता था और अभी भी आता है एमएल का। तो मैंने वो सिंपली उसको एम्बलीक्योर डीएस दिया था, जिसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो अभी आपने बताए। और मैं बताता हूँ 15-20 दिन के अंदर उसका पोर्टल हाइपरटेंशन एकदम विद इन नॉर्मल में आ गया था, और उसकी ओटी पीटी और अल्कलाइन फॉस्फेटेज, इस पे भी बहुत बहुत काफी पॉजिटिव इफेक्ट दिखा था। फिर मैंने करीब एमडी कर लेने के बाद में आया, और फिर मैंने एक बार और उज्जैन में फॉलो अप करके पता किया कि उस लड़के का क्या हुआ। तो वो लड़का बिल्कुल सही सलामत अपनी जीवन व्यतीत कर रहा है। तो कई बार एलोपैथिक जो सिस्टम है वो कह देता है कि भाई आप तो ये जाने वाला है, लेकिन आयुर्वेद जो है, जैसा कि कल प्रियरंजन तिवारी जी ने परसों भी आपको दिखाया था एक केस, जो आपकी उसकी यूएसजी रिपोर्ट्स में कितनी सारी चेंजेस दिख रहे थे, लेकिन जब आपने देखा उसकी जो बाद में जो रिपोर्ट्स आई है वो कितनी नॉर्मल आई है। तो ये सब चीजें होती रहती है। हमें अपने सिद्धांतों के आधार पर, हमारे पास लिवर डिजीज में और कुछ ऐसी रोग हैं जिनमें बहुत बढ़िया है, जिसमें लिवर डिजीज में तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। बहुत सारे रिसर्च वर्क भी हुए हैं हेपेटाइटिस बी के केसेस में भी, जिनको कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी जो है वो एक प्रकार से अगर वायरस इंटर कर गया तो फिर वो बाहर वो मुश्किल है, वो लाइफ टाइम के लिए वो पॉजिटिव हो जाता है पेशेंट पर। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें उनको एक विद इन बहुत नीचे उसके वायरल लोड को लाया गया है। तो ये सब चीजें इंटरनेट पे भी उपलब्ध है, और इन सब में वही मकोई मकोई जो काकमाची भी कहते हैं मकोई को, और मकोई का आई थिंक जो बोटेनिकल नेम लैटिन नेम है वो सोलेनम नाइग्रम है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो। यहाँ पे कोई द्रव्य गुण के जानकार हो तो अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कर सकते हैं। सोलेनम नाइग्रम है आई थिंक, उसका सोलेनेसी फैमिली का है वो, और काफी बढ़िया बहुत अच्छा काम करता है। उसकी आपने देखा है मंदाकिनी जी मकोई का पौधा? जी सर, देखा भी और खाया भी है, बस सुना हाँ, है। इसकी जो बूटी होती है वो बड़ी अच्छी होती है, गोल गोल इसमें लगती है, और हम लोग इसको खाते भी हैं, बड़ा टेस्टी होता है, हल्का हल्का खट्टापन भी रहता है इसमें। तो ये जी सोलेनम नाइग्रम है ये, और काफी अच्छा है, आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। भूमि अम्लकी का जो लैटिन नेम है वो फाइलेंथस नेरूरी है, फाइलेंथस नेरूरी। तो ये लिवर के लिए, और आप पुनर्नवा सब जानते ही हैं, बोराविया डिफ्यूजा, बोराविया जो है, इसकी 2 स्पीसीज होती हैं, एक रक्त पुनर्नवा होता है, एक श्वेत पुनर्नवा होता है। तो ये विरेचक भी है, आप सब जानते हैं, पित्त विरेचक भी है। साथ में इसका नाम ही है रीजेनरेशन, पुनर्नम इति पुनर्नम। हमारे यहाँ उत्तराखंड में पहाड़ों में पुनर्नम का साग खाते हैं, बहुत काफी कॉमनली खाते हैं। तो इसका भी कारण यही रहा होगा कि रीजेनरेशन को करता है। तो ये डेफिनेटली ये योग बहुत अच्छा है, आप अच्छा योग दे रही हैं जी मैडम। साक्षी जी का भी स्वागत है। मंगला जी, शशि तिवारी जी का आपको कुछ बताना हो बताइए, अपना अपना बताइए, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। जी, बाकी लोगों का कुछ पूछना है तो पूछिए ना भाई। मंदाकिनी जी ने जिस प्रकार से अपना अनुभव शेयर किया, ऐसे ही अपना अपना अनुभव शेयर कीजिए। मंगला जी कुछ बताना चाहती हैं आप, जरूर बताइए। साक्षी जी, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए। आदित्य झा साहब, आपकी तो ओपीडी बिल्कुल आपके प्रोफाइल में दिख रही है, इतनी बढ़िया ओपीडी दिख रही है आपकी। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी लिखा हुआ उसमें दिख रहा है, और नाम सीधे नहीं आ रहा है अस्पताल का, लेकिन बाकी सब दिख रहा है। वर्षा जी कुछ पूछना चाहती हैं? वर्षा जी जी सर, प्रणाम सर। बोलिए बोलिए। प्रणाम सर, एक पेशेंट है 34 इयर्स की, और उसको जी जी। कमर के नीचे निचले हिस्से से, मतलब कमर में पेन नहीं है, कमर के नीचे से पूरा नीचे टो तक, एड़ी तक, एंकल जॉइंट तक उसको एड़ी ऐसे तक दर्द जा रहा है? टाइप की। हाँ जी सर। उसका स्ट्रेट और लेग उसको, रेज टेस्ट किया आपने वर्षा जी? उसका पैर को ना लिटा के पैर को ऊपर उठा के देखिए, पैर पूरा हाँ सर, ऊपर वो जा हो रहा है रहा नहीं जा रहा है? है। जी, जा रहा है। जा रहा है, तो इसका मतलब है कि फिर कहीं ना कहीं समस्या जो है वो सियाटिका से रिलेटेड नहीं है, वृद्धि से जी रिलेटेड नहीं है। एसएलआर टेस्ट नेगेटिव है आपने बताया, तो अब आपने जी उसको और सर। चीजें देखनी पड़ेगी कि कहीं कोई कंप्रेशन तो नहीं है स्पाइन में, या कहीं पर कोई हाँ, नर्व कंप्रेस तो एमआरआई अभी नहीं है। लेके तो नहीं आए हैं, 1 साल पहले की है उनके पास, तो फिलहाल उनका आप जो है कहना है वर्षा कि। जी तुरंत स्टार्ट कीजिए अपनी मातृवस्ती पंचकर्म चिकित्सा की। आप जो है जी सर। मातृवस्ती स्टार्ट कर दीजिए ऐसे रोगी में, बहुत अच्छा काम करता है। दीपन पाचन दीजिए पहले 3 दिन उसको, जी दीपन जी पाचन देके निरामावस्था प्राप्त करने के बाद फिर एकदम से आप शुरू जी कर दीजिए उसको। निरामावस्था जी प्राप्त करने के बाद उसको मातृवस्ती तो आप दे ही दीजिए, बहुत अच्छा लाभ जी मिलता है सर। इससे। कंप्रेशन वगैरह में ना, जी इस तरह के पेन वगैरह में काफी रिलीफ मिलता है।
मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं अभी काफी दिनों से मात्रावस्थी ले रहा था काफी दिनों से, और जैसे मैंने मात्रावस्थी अभी कुछ दिनों से छोड़ दिया है, तो कभी कभी जी जैसे सर। बादल लगता है या फिर इस प्रकार की जो है ह्यूमिडिटी बढ़ती है या ओस की बूंदें बढ़ती है वातावरण में, तो कहीं ना कहीं स्टिफनेस और जाड़ता बढ़ जाती है। तो ऐसे में मात्रावस्थी बहुत अच्छा काम करती है। तो मात्रावस्थी का जी सर। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। फूड कॉर्न जो है ये बहुत अच्छा पूछा है आदित्य झा जी ने। हम लोग इसमें ना एक सर उसमें किसकी मात्रावस्थी दूं मैं? आत्रावस्थी, अब आप उसकी रोगी का थोड़ा सा ये देख लीजिए। अगर उसमें लगता है कि आपको ब्रह्मण करने की आपको जरूरत है, रोगी का थोड़ा बिल्ड देख लीजिए, तो आप जो है जी वो जी। क्षीरबला तेल से दे सकते हैं। अगर लग रहा है कि वेदना प्रधान है, तो आप वो जो है सहचरादि तेल से आप दे सकते हैं मात्रावस्थी, है ना। जी वेदना ज्यादा है, वेदना जी सर। शमन के उद्देश्य से देना है, तो सहचरादि तेल से दीजिए। अगर हाँ आप सर, अभी फिलहाल यहीं पर वेदना शमन के लिए ही दे। वेदना शमन के लिए सिंपली सहचरादि तेल से आप मात्रावस्थी दे सकते हैं, है ना। जी सर। जी, कॉर्न के लिए थैंक यू सर। आदित्य झा जी, कॉर्न के लिए हम लोग तो या तो अग्निकर्म करते हैं, कॉटराइजेशन करते हैं, या फिर एक कॉर्न कैप करके एक वो आता है, उसको वहां लगाते हैं, उसको निकाल खींचते हैं, तो वो एक प्रकार से क्षरण करके उसको निकाल देता है। या तो प्रतिसारणीय क्षार देते हैं, या फिर जो है उस पे वहां पे अग्निकर्म करते हैं, कॉटरी करके उसको निकालते हैं। कॉर्न का तो यही करते हैं। साथ में शमन चिकित्सा के लिए आप ऐसे द्रव्य दे सकते हैं जो कॉर्न का निर्माण न करे। डेफिनेटली ये हम लोग करते हैं। बाकी आपका कोई अनुभव है तो आप शेयर कर सकते हैं। कॉर्न का, कॉर्न ही नहीं बल्कि मैं एक और आपसे चीज पूछना चाहूंगा कि एक जो हमारे हेमेंजियोमा बन जाता है या कहीं कहीं किलोइड्स बनता है, किलोइड्स के बारे में आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कोई किलोइड्स के बारे में? किलोइड्स बहुत कॉमन है। हाँ सर, किलोइड तो सर ने पढ़ाया था, तो उसमें हम बताया था कि मांसपाचक वगैरह, मेदोपाचक वगैरह ऐसे औषधियां, ग्रंथिरस फार्मूला वगैरह चला सकते हैं सर उसमें। नहीं, वो तो चला सकते हैं, पर आपने देखा उसमें रिजल्ट्स कितने हैं? सर ऐसे पेशेंट आते ही नहीं है दोबारा, मतलब एक बार आएंगे ले जाएंगे तो दोबारा आते ही नहीं, तो कुछ रिजल्ट मालूम नहीं पड़ा सर इसमें। जी, क्योंकि बहुत पेशेंट्स ऐसे किलोइड्स के होते हैं। अब मैंने एक पेशेंट्स का ट्रीटमेंट मैंने कराने के लिए शल्य डिपार्टमेंट में गया था। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र है। तो मैंने उनको बताया कि भाई इसका कुछ सोल्यूशन करो, तो उन्होंने क्या क्या किया, उसमें जो है वो स्टेरॉइड का इंजेक्शन वहां लगा दिया। का यही तरीका है इसका ठीक करने का। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है। किलोइड्स को मैनेज करने के लिए डेफिनेटली हमें दोषानुसार या फिर धातुगत लेवल पर हम सोच करके चिकित्सा दे सकते हैं। और हमारे बहुत सारे आयुर्वेदिक जो सर्जन हैं, आयुर्वेदिक शल्य तंत्र के विशेषज्ञ हैं, वो लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट मॉडर्न के हिसाब से लगाते हैं, और वो कोई फायदा नहीं होता, मैं उसका बता दूं। उससे कीलोइड्स में कहीं 1% भी रिलीफ नहीं मिला, और पेशेंट दोबारा जो है वो 3-4 महीने के बाद फिर कीलोइड्स को रिकवर होकर के पहुंच गया। और ईचिंग बहुत होती है उसमें। तो डेफिनेटली जो पाचक औषधियों का सिद्धांत है वो निश्चित रूप से इसमें काम करता होगा। और अगर सर आपका आज मेरे पास कोई एक पेशेंट आई थी, उसको तो ना गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। तो वो उन्होंने छोटे छोटे जो वो लोग दूरबीन वाला करते हैं ना, तो उसके 3-4 हाँ जगह छेद थे। तो एक जगह जो था वो इपिगैस्ट्रिक रीजन के ऊपर जो था होल था ना सर, उसमें किलोइड चालू हो गया था। तो जी जी अब डायरेक्ट तो मैं उसको बोलती नहीं कि नहीं, वो बोली मेरे को कि मुझे इसको कुछ नहीं करना है, बस इसमें जलन हो रही है। तो मैंने हम्म फिलहाल उसके साथ धोत दे करके बोला है, मैंने कहा अभी धोत लीजिए, और पसीने की वजह से हो सकता हो तो हल्के कॉटन कपड़े पहनिए। तो सर अब फिर उसमें मैंने जी, सोचा है बिल्कुल इन्वेस्ट पूरा मंदाकिनी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ पे सर्जिकल वुंड होता है या जहाँ पे स्टिचिंग की गई होती है, वहां पे जनरली कीलोइड्स बन जाते हैं। मैं आपको बताऊं अपना अनुभव, तो एक मिनट बेटा, इसको आवाज कम करो, सॉरी आवाज कम करो। इसमें ऐसा था कि जब मेरी सर्जरी हुई थी, और सर्जरी के बाद जो है वो मैंने बताया था कि मेरा सेकेंडरी इन्फेक्शन स्क्रू में हो गया था। तो जब मैंने सर्जन को बताया कि ऐसे ऐसे वहां से कुछ उभरा हुआ सा दिख रहा है जहाँ पे स्टिचेस है, तो उसकी पहला जवाब यही था उनका कि ये कीलोइड्स है। मैंने कहा सर ये कीलोइड्स नहीं है, ये अंदर से जो है वो इन्फेक्शन हुआ है और पस निकल रहा है करके। तो जनरली सर्जिकल स्टिचेस जहाँ पे लगाते हैं वहां पे, आपने सही कहा, वहां पे कीलोइड्स बन जाते हैं कई बार, और मरीज को जलन भी होती है, खुजली भी होती है, ईचिंग भी होती है। बिल्कुल सही। मैडम अंजना सक्सेना इसमें मैडम कोई का भी और ऐड जी। करना चाहेगा कि जलन के लिए हम क्या दें? मतलब शतधौत दिया है, हाँ और सही कोई दिया कुछ आपने, सही दिया। आप जाते यदि तेल भी दे सकते हैं, तो सांग लेप भी लगा सकते हैं वहां पे। जी। जी सर, थैंक यू।
मैडम का स्वागत है मैडम। अब जो है यहाँ पे अब निश्चित है कि मैडम के एक्सपर्टीज से आप सभी लाभान्वित हों। मैं आप मैडम को भी यहाँ पे होस्ट बना देता हूँ। मैडम जी नमस्कार, आप कंफर्टेबल है ना? जी सर, जी सर, नमस्कार जी सर, जी सर, जी सर। पूछना जरूरी होता है, कभी कोई ट्रैवल कर रहा हो। जी नहीं जी नहीं सर, घर पर ही हूँ, थोड़ा सा मैं लेट ठीक हो गई। ठीक है सर, जी ठीक है सर, मैम, ठीक है। नमस्कार। तो मैडम अवंजना मैडम जो है यहाँ पे होस्ट हैं, और आप लोग अपना अपना सवाल जो है वो बहुत अच्छे अच्छे अपने अपने एक्सपीरियंसेस पूछिए मैडम से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं से विदा लेता हूँ। नमस्कार सर, गुड नाइट। हेलो शशि मैम। हेलो। हाँ, क्या चल रहा था, क्या उस बॉन्ड की बात चल रही थी ना, तो कभी हाँ कभी मैम, उसमें किलोइड की बात चल रही थी, किलोइड की। ये हाँ एक पेशेंट हाँ आई थी तो तो उसको किलोइड हाँ में जलन हो रही थी, तो मैंने शतघोषघृत के लगाने के लिए बोला है, और बाकी पाचक वगैरह जब थोड़ा सा आराम पड़ जाएगा फिर मैं उसको ऐड ऑन करूंगी। हाँ, सही जैसे बात। सर बता ही रहे थे, जात्यादि घृत है, और उसके अलावा जो है पंचतिक्त घृत है ना। और या फिर जैसे हमारे पास जो और मेडिसिन है, उशीर है ना, या फिर उशिसारिवा है, तो इसका भी एक लेप लगा देते हैं तो उसमें आराम मिलता है, क्योंकि किलॉइड बनना टेंडेंसी होती है अधिकतर में, जो है सर्जरी के बाद में या स्टिच एरिया में किलॉइड बन जाता है। तो जो कंडीशन आपने बताई, जो कंप्लेन बताई, उसके लिए ये ट्रीटमेंट सही रहता है। पेशेंट को तुरंत मतलब रिलीफ तो देना ही है, उसके बाद फिर वो किलॉइड को भी कभी कभी रिमूव करना पड़ता है। किसी किसी का तो हम लोग के पास पेशेंट आते हैं गायनिक सर्जरी के बाद या LSCS के बाद आते हैं, तो उसमें और ज्यादा थिक बन जाता है, तो इसलिए मैम लेकिन ये ये कुछ इश्यू होता है, मुझे लगता है ना कि इवन स्किन होकर के स्टिचिंग नहीं होती, इसी वजह से बनता है, क्योंकि हर किसी पेशेंट में नहीं बनता। ये सब कुछ ऐसे जो मोटी टाइप के होते हैं ना पेशेंट, अक्सर उनमें ज्यादातर देखा गया है। ऐसा नहीं है मैम, प्रकृति भी होती है ना, जैसे दो थ्रेड लग रहा है ना, वो थ्रेड आपकी जो जो पेशेंट के साथ में उस थ्रेड को वो किस तरह से ले रहा है, उसकी स्किन को या उसकी बॉडी को ना, तो सभी को एक तरह से नहीं ले पाते हैं। आप बहुत अच्छे से लगाइए, जैसे कभी कभी हम लोग सबक्यूटेनियस स्टिच लगाते हैं तो सर्जरी में, कभी कभी हम लोग एकदम सॉफ्ट वो वाली लगाते हैं, फर्स्ट स्प्रिंग लगाते हैं, जिसको खींच के भी निकाल देते हैं, लेकिन तभी भी केलॉइड बनने के चांस बढ़ते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये कोई ऐसा भी क्राइटेरिया ही हो सकता है, कोई ऐसी स्टडी हुई होगी, लेकिन यह है कि इस तरह का क्राइटेरिया भी नहीं है कि इसको होगा इसको नहीं होगा। लेकिन बस यही कहा जाता है कि विशेष थ्रेड जो लगाए जाते हैं, थ्रेड के बिना तो स्टिचिंग नहीं हो सकती, वो स्टिचिंग कैसे रिएक्शन है, लोकल रिएक्शन हो सकता है, और वो उस तरह से वो उसका जो है वो कहते हैं रिएक्शन देख के उसका वो किलॉइड फॉर्मेशन बना। जी थैंक यू। और बताइए आप लोग कैसा चल रहा है सब प्रैक्टिस? वर्षा कौशिक मैडम, हरीश बत्रा सर, मंदाकिनी मैडम, साक्षी मैडम, जी मैम, प्रणाम मैम। नमस्कार। मैम कैसे वो हो? एक पेशेंट है हाँ जी, बताइए। 14 साल की एक लड़की है। उसको जी 1 साल पहले, जब वो 13 साल की थी, तब उसको एक बार पीरियड्स आए, बस एक ही बार आए, और 5 दिन 7 दिन तक लगभग रहे और ठीक ब्लीडिंग हुई उसको, लेकिन उसके बाद से आए ही नहीं, और उन लोगों ने कहीं ट्रीटमेंट भी नहीं कराया। जी अभी जी वो मेरे जी। पास आए हैं कि उसको पिंपल्स हो गए हैं चेहरे पे, मतलब पिंपल्स जैसे ही हैं वो, लेकिन उनका कहना है कि ये पिंपल नहीं है, क्योंकि इसको दबाने से निकलता नहीं है कुछ, तो वो तो कील हो जाते हैं तब निकलता है ना, मतलब पिंपल्स तो ऐसी ही होती हैं, छोटी छोटी उसका वेट फुंसी, और वेट फिर कितना है? वेट कितना है मैडम? वेट तो ठीक है मैम, उसकी हाइट के हिसाब से, थोड़ा सा मोटी सी तो है वो, ज्यादा मोटी नहीं है लेकिन ठीक है अभी। मतलब मेरा मतलब था कि 40 बीएमआई कितना होगा, मतलब BMI एक, हाँ नॉर्मल बीएमआई है कि थोड़ा हायर साइड बीएमआई? हायर साइड है मैम। हाँ तो उस पे काम करिए, थोड़ा सा बीएमआई पे काम करिए, क्योंकि उसकी मेदोग्नि अग्नि दुष्ट है। अग्नि दुष्ट का मतलब जी समझ ही नहीं है, उसकी रस धातु प्रॉपर नहीं बन रही है, तो धातु को प्रॉपर बनाने के लिए वहाँ पे मेदग्नि तक हमें मेद धातु अग्नि तक काम करना पड़ेगा। कुछ नहीं करिए, जी थोड़ा सा जौ 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 ले लीजिए जैसे बताते हैं, या फिर जौ का सत्तू, अच्छा प्योर जौ का जी सत्तू अगर मिल जाता है तो त्रिफला चूर्ण पात के साथ या त्रिफला चूर्ण फांट के साथ उसको डाल देते हैं। हम क्या करते हैं कि त्रिफला चूर्ण को भिगो देते हैं पानी में, और फिर उसके जी बाद वो भीगा रहता है तो सुबह को उसको या तो हल्का सा गुनगुना कर देते हैं या फिर पात बना देते हैं। और पात बनाने के जी बाद जब उससे खोश हो जाता है तो उसमें जब सत्तू डाल के पेशेंट को पिलाइए, थोड़ा सा पंचतंत्र घृत भी मिला
जी बाकी थोड़ा सा आरोग्यवर्धनी है, शोधन के लिए दे दीजिए, है ना। कुबेराक्षादी जी काम कर देगा। और उसके अलावा कुमारी आसन है, ठीक है। और जी थोड़ा सा इस तरह का देके और फिर पेशेंट को बोलिए कि डाइट मेंटेन करें, सूर्य नमस्कार बहुत जरूरी है, ओम का जाप बहुत जरूरी है, और कितना चलती जी है ना, कुछ मूवमेंट, उसकी एक्सरसाइज कितना है, कितना पर जी डे का एक्सरसाइज तो कुछ नहीं। हाँ वही ना, पर डे की एक्टिविटी को भी बहुत जरूरी है कि पर डे की एक्टिविटी को भी हम लोग मॉनिटर करें। 10,000 जी कदम वो चल पाती है कि केवल एक ही जगह बैठ के टीवी देखती है, फास्ट फूड खाती है, जंक फूड खाती है। तो वही जो नॉर्मल जी चीजें अगर उस पर हम कंसंट्रेट करेंगे तो काफी कुछ कर सकते हैं। नस भी इसमें दिया जा सकता है। नस जी अल्ट्रासोनोग्राफी आप करा देंगे तो और अच्छा रहता है। कभी कभी हिस्ट्री भी इन लोग की थोड़ी सी गड़बड़ है, इसलिए मैं हाँ कहती जी हूँ। मैम, बताते नहीं है ठीक से। और हाँ मैम वो इसीलिए लोग ना, अभी मेन कंसर्न उनका ये नहीं है कि उसके पीरियड्स आ जाए, बस वो पिंपल्स ठीक हो जाए, उसका चेहरा ठीक हो जाए, वो हार्मोनल ये है। डिसबैलेंस है, उनको बता दीजिए कि जब तक हार्मोनल डिसबैलेंस है, जब हाँ तक हार्मोन्स नॉर्मल नहीं आएंगे। जी मैम, से बताया बता दें मैंने, वैसे मैंने कहा जब करिए। तक। जी जी मैम, थैंक यू मैम। हम लोग फिर कुछ पढ़ाई करते हैं, हमें लग रहा है कि आज किसके पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो फिर कुछ थोड़ा सा ऐसे चिंतन करते हैं। आज सिंपल चिंतन जो हम लोग करते हैं वो फिर आज प्राणमय स्रोतस के बारे में पढ़ाई करते हैं। प्राणमय जी स्रोतस मैम। क्या है, प्राणमय स्रोतस किसको कहा गया है। जैसे कि हम सब बताते हैं कि स्रोतस के जो स्रोतस आए हैं वो चरक संहिता में विमान स्थान में उसका अच्छे से वर्णन आया है। और चरक संहिता में विमान स्थान में किस तरह का वर्णन आया है, इस तरह से हम इसकी बात करते हैं। तो चरकाचार्य के अनुसार मनुष्य में जो है वो मनुष्य शरीर जो है, हमारा मानव शरीर जो है वो विभिन्न स्रोतों से युक्त है। और स्रोतस जो होते हैं वो परिणाम जो है आपदमन धातु, अर्थात भोजन के परिपाक होने पर अपना रूप धारण किए हुए रसादी धातु के बहनार्थ, मतलब जो हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो रसादी धातु बनी, वो रसादी धातु का बहन कैसे होता है या वो धातुएं कहाँ कैसे गमन करती है, इसके लिए वो स्रोतस का निर्माण बताया गया है। आचार्य चरक ने विमान स्थान में इसका वर्णन किया है। और पूर्ण रूप से ये जो है वो अंधस्थ प्रणाली है, मतलब अंदर वो जो है वो आंतरिक शरीर रचना से जुड़ी हुई है, या उसकी यूनिट है ना। तो यहाँ पर जो है हम आचार्य चक्रपाणी ने स्पेशली बताया है कि स्रोतस जो है वो रसादी पोषक धातुओं के श्रवणार्थ या आयन, मतलब उनके लिए एक मार्ग का कार्य करते हैं। धातुएं जैसे इधर धातुओं को के गमन के लिए, धातुओं को शरीर में जो है इधर से उधर ले जाने का जो काम किया जाता है, जो मार्ग बनता है वो है क्या कहते हैं हमारे स्रोतस। तो प्राथमिक रूप से जो है वो अंतर्मुखी स्रोतों में क्या क्या होते हैं, तो जैसे हम लोग सभी जानते हैं प्राणमय स्रोतस से, अन्नमय स्रोतस से, उदकमय स्रोतस से, रसमय स्रोतस से, रक्तमय स्रोतस से, मांसमय, मेदमय, अस्थिमय, मज्जामय, शुक्रमय, मूत्रमय, पुरुषमय और स्वेदमय। इस प्रकार ये टोटल उन्होंने 13 स्रोतस बनाए हैं। एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। प्राणमय, अन्नमय, उदकमय हो गए, उसके बाद रस में है, रक्त में है, मांस में है, मेद में, अस्थि में, मज्जा में, शुक्र में, ये 7 धातुएं हमारे पास है। और इसके अलावा 3 मल हो गए, जिसमें हम कहते हैं मूत्र में, पुरुष में और श्वेत में। इस सूची में सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो प्राणमय स्रोतस जो है सबसे पहले आता है। इस प्राणमय स्रोतस की अग्रता है। तो ये क्यों इसकी इतनी महत्ता है, इसकी महत्ता का कारण क्या है। तो जैसे प्राणमय स्रोतस की बात की जाती है तो वह प्राणवायु के परिवहन का कार्य करता है, क्योंकि प्राणवायु ही प्राण, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, प्राण आयतन है, प्राणवायु है। तो प्राणवायु का जो वहन करता है वो प्राणमय स्रोतस करता है। और प्राणमय स्रोतस का जो उन्होंने स्थान बताया है वो मूर्धा, मूर्धा मतलब सिर है, उड़ प्रदेश है और कंठ प्रदेश है। तो प्राणवायु स्रोतस का जो स्थान बताया है वो हम बताए मस्तिष्क को कहा है, और उड़ प्रदेश को कहा है, और कंठ प्रदेश को कहा है। प्राण वायु जो होता है वो बौद्धिक कार्य, मतलब जैसे हम समझ रहे हैं कि जब वो मूर्धा में या हमारे मस्तिष्क में है तो वो बुद्धि संबंधी सारे कार्य करेगा। उसके बाद संवेदी मतलब सेंसरी और जो मोटर हमारे ब्रेन जिस तरह का कार्य करता है, वो सारी गतिविधियां जो होती है वो प्राणवायु के द्वारा ही जो कहना चाहिए कमांड होती है या प्राणवायु करती है। बाकी हृदय संबंधी हृदय कार्य, मानसिक प्रक्रियाएं, इसके अलावा स्टीवन, छबतु, उद्गार, श्वसन क्रिया तथा अन्न प्रवेश, मतलब जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, इतना सारा मेन इंपॉर्टेंट कार्य जो है वो सब प्राण धातु के अंतर्गत आता है।
और जो प्राण धातु के अंतर्गत आता है, तो प्राणमय स्रोतस में अगर दुष्टि हो जाती है या प्राणमय स्रोतस में इस तरह से कोई दिक्कत आती है, तो क्या क्या बताया है इसके बारे में हम देखते हैं। प्राणमय स्रोत दृष्टि में यह क्या करता है, क्षय, वेग धारण, रोगक्षय, क्षुधित अवस्था में व्यायाम तथा अन्य दूसरे स्रोतों के परिणाम स्वरूप होती है। मतलब प्राणमय स्रोत की दृष्टि क्यों होती है, सबसे पहले बताया तो क्षयात, संधारणात, रोक्षात, व्यायामात, क्षुधितस्य च। क्षय होने से, किसी भी कारण से क्षय हो रहा है, जैसे कि हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, या जैसे कि हम खाने के जितना डाइट ले रहे हैं उससे ज्यादा हमें कार्य करना पड़ रहा है, या फिर किसी इस तरह का कोई जैसे जो है अति परिश्रम हो रहा है, या कोई मानसिक हमारा जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या समटाइम्स किसी तरह का कोई कीटाणु इन्फेक्शन से है, या फिर वेग का संधारण कर रहे हैं, या रोगक्षय हो रहा है, या फिर भूख ज्यादा भूख की अवस्था में हम क्या होता है, तो इस तरह से जो है प्राणमय स्रोत दृष्टि हो सकती है। और प्राणमय स्रोत दृष्टि में सो मेन क्या होता है, वो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है काश, श्वास, हिक्का, क्षय, स्वरभेद और प्रतिशय इत्यादि विकारों का इन्होंने समावेश किया है। प्राणमय स्रोत के नाम पे हमारे चरक संहिता में अध्याय 5 में 8वां श्लोक जो आया है वो बहुत अच्छे से आया है। वो बताते हैं, तत्र प्राण वहानाम श्रोतसाम हृदय मूलम महास्रोतश्च। अर्थात प्राणमय स्रोत के जो मूल स्थान है वो हृदय और महास्रोतश। प्रदुष्टा नाम तू खलवेशम इदम। अगर इनमें प्रदुष्ट हो रहे हैं या ये इनमें कुछ मतलब विकार होता है, तो विशेष विज्ञानम भवति तथा अति सृष्टम अतिबद्धम कुपितम अल्पा अल्पम भीक्षणम वा सशब्द शूलम उच्च बसंतम दृष्टवा प्राण वाहनस्य श्रोतासी प्रदुष्टिन इति विद्यात्। अर्थात प्राणमय स्रोतस का जो मैंने बताया मूल स्थान है वो हृदय और महास्रोतस है। प्राणमय स्रोतस के लक्षणों में जब इनकी दृष्टि होती है, उनके लक्षण में अतिश्रेष्ठ अर्थात दीर्घ, अतिबद्ध मतलब अवरुद्ध, कुपित मतलब विषम, अल्पाल्प मतलब थोड़ा थोड़ा, अभीक्ष्ण मतलब बार बार, सशब्द मतलब शब्द युक्त तथा सशूल मतलब श्वासोच्छ्वास का समावेश है। तो सबसे पहले उन्होंने ये बता दिया है कि कभी कभी क्या होती है, बहुत गहरी गहरी सांस आती है, कभी कभी रुकी हुई सांस आती है, कभी कभी जो हमारी सांस लेने की रिदम होती है वो विषम हो जाती है, कभी बहुत उखड़ी उखड़ी सांस आती है, कभी अभीक्ष्ण बार बार सांस आती है, कभी सांस लेने में शब्द भी होता है और वेदना भी होती है। इस प्रकार उन्होंने सबसे पहले बताया कि प्राणमय स्रोतस जो है वो हृदय और महास्रोतस का मूल स्थान है। और जब इसके लक्षण होते हैं तो श्वास उच्छ्वास का मतलब कि सबसे पहले प्रॉब्लम जो होती है श्वास के लेने में होती है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्राण प्राण उदक अन्न वहानाम दुष्टानाम श्वसन क्रिया चरक आचार्य के अनुसार प्राण व श्रोत दृष्टि जन्य विकारों के प्रबंधार्थ स्वास्थ्य चिकित्सा के अंतर्गत वर्णित चिकित्सा उपक्रम लाभकर है। क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी लक्षण मिल रहे हैं, तो चिकित्सा भी हम जो है वही करेंगे जो स्वास्थ्य चिकित्सा के अंतर्गत चिकित्सा वर्णित है। इसमें हमें कफ वात चिकित्सा करनी है, और कफ वात चिकित्सा के लिए हमें उष्ण तथा वात अनुलोमक गुण धर्म युक्त अन्नपान तथा भेषज का समावेश है। क्योंकि हम यहाँ पे कफ दोष और वात दोष दोनों, क्योंकि प्राणमय स्रोतस का स्थान बताया इन्होंने हृदय और अन्नमय स्रोतस, और यहाँ पे मेन जो है कफ होता है। वैसे भी अगर हम कॉमनली देखते हैं तो हमारे शरीर में 3 बार बताया गया है कि सबसे ऊपर जो है कफ है, मध्य भाग पित्त है, अधोभाग वात का है। तो ये मोटा मोटा भी अगर हम लेते हैं तो ये जहाँ प्राणमय स्रोतस की बात बताते हैं वहाँ कफ है, और जब कफ कुपित होता है तो वो वात के साथ ही होता है, इसलिए कफ वात चिकित्सा करनी है, वायु के अनुलोमक चिकित्सा करनी है, और हमें उष्ण चिकित्सा करनी है। मुख्यतः श्वास तथा हिक्का जैसे प्राणमय स्रोतों विकारों के प्रबंधन के लिए शोधन और ग्रहण तथा समन चिकित्सा बताई गई है। और अपुनर्भव चिकित्सा की बात करते हैं तो नैमित्तिक रसायन प्राणमय स्रोतों बल्ले और व्याधि क्षमत्व वर्धक गुणधर्मों के परिणाम स्वरूप आवर्ती प्राणवय स्रोत विकारों के प्रतिबंध में सहायक होते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, कफ वात चिकित्सा करनी है, हमें सुखोष्ण चिकित्सा करनी है, वायु के अनुलोमक चिकित्सा करनी है, अर्थात हमें उनको हल्का सा शोधन देना है, ग्रहण देना है, शमन देना है,
आचार्यों ने वर्णन किया है कि आप पुनर्भव चिकित्सा जो ये होती है कि जिसमें रोग जो है दोबारा से कभी भी उसकी रिलैप्सिंग ना या रिकरेंस ना हो, रिकरेंसी ना हो, रिकरेंट ना हो, उसके लिए नैमित्तिक रसायन का वर्णन आया है। और नैमित्तिक रसायन से के लेने से प्राणवायु स्रोत स्रोत जो होते हैं वो बल्ले होते हैं, उसमें ताकत आती है और व्याधि क्षमत मतलब हम व्याधि क्षमत्व वर्धक गुणधर्म उसके होते हैं नैमित्तिक रसायन के। तो इस प्रकार प्राणवायु स्रोत विकारों का साधारण में श्वसन संबंधी या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से है। नेशनल हेल्थ पोर्टल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट है, उनके 2018 में भारत में श्वसन मार्ग संक्रमण से 4 करोड़ लोग पीड़ित थे और 4 करोड़ लोगों में 3,740 लोग मृत हुए। श्वसन संबंधी विकार ये संक्रमण जन्य जैसे कि जीवाणु जन्य अथवा विषाणु जन्य अथवा असंक्रमण मतलब कभी कभी इन्फेक्टिव होते हैं, कभी कभी नॉन इन्फेक्टिव होते हैं। विश्व में आशुकारी श्वसन मार्ग एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ये एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। समस्त संक्रामक विकारों से ग्रस्त रुग्णों में आशुकारी श्वसन मार्ग संक्रमण ग्रस्त रुग्णों का जो है वो 69% पर लिखित है, मतलब 69% लोग ऐसे हैं जिनको एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है और 80% तक ये आशुकारी श्वसन मार्ग विषाणु जन्य वायरल होता है, मतलब इन्फेक्टिव होता है। जनरली सबसे पहले इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो वायरस का होता है। और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस दूसरी बात क्या होती है कि यहाँ पे यहाँ पे जो भी माइक्रोब्स होते हैं तो वायरल होगा और अगर उसमें कोई माइक्रोब्स होंगे तो फिर वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी जो है इस समय एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा है। और उसके अलावा तीव्र श्वसन संक्रमण के प्राथमिक चिकित्सा में एंटीबायोटिक्स बहुत तेजी से दी जाती है, उसका भी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसीलिए अल्प व्याधि क्षम व्यक्ति, बालक तथा वृद्धों में दुर्बल रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के परिणाम स्वरूप कहाँ कहाँ ज्यादा होता है, जिसका व्याधि बल जो होता है बहुत अल्प होता है या जो बहुत जल्दी जिसका कहना चाहिए कि जो हमने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो व्याधि क्षमता है वो कम होती है या वो व्याधि बल क्षमता रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कम होती है या बालक होते हैं या वृद्ध होते हैं। ऐसे में दुर्बल रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के परिणाम स्वरूप श्वसन संक्रमण होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। और अहितकर और अल्पाहार खाना, अव्यायाम करना, व्यायाम कहीं करना या अधिक व्यायाम करना, स्थूलता होना, दीर्घकालीन मानसिक तनाव होना, पूरी तरह से निद्रा न लेना, मद्यपान करना, तंबाकू सेवन करना और उसके बाद प्रदूषित पर्यावरण में रहना या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज उनको बहुत पहले से चली आ रही है इत्यादि पे इन पे जो स्टडी की जाती है, ऐसे में ये जो है प्राण स्रोत संबंधी बीमारी बहुत ज्यादा होती है और बार बार होती है। अतः श्वसन मार्ग संक्रमण की तीव्रता कम करने हेतु हमें क्या करना चाहिए, रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रबल करने की आवश्यकता है। इसीलिए कहा भी गया है व्याधि क्षमत्वम व्याधि बल विरोधित्वम व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकम तो मिति यावत, अर्थात चरक संहिता सूत्र स्थान 28.7 का ये एक श्लोक है जिसमें इन्होंने ये बताया है। तो हमने एक कॉमन बात ये पढ़ी कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ठीक करने के लिए जो हमारे पास चिकित्सा है या हमने बताया कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हल्की शोधन चिकित्सा है। तो आयुर्वेद संहिताओं में व्याधि क्षमत्व का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम व्याधि जो है क्षमत्व को ज्यादा सहायता देंगे या रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाएंगे तो उसको कहते हैं व्याधि क्षमत्व को, जो आचार्य चक्रपाणी ने बोला है वो व्याधि बल विरोधित्व और व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्व 2 वर्ड बताया है। मतलब व्याधि क्षमत्व की बात करना है या हमें अपनी कहना चाहिए कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है तो 2 वर्ड आए हैं, व्याधि बल विरोधित्व, क्योंकि व्याधि का जो बल है उसके विरोधित्व चिकित्सा करनी है, और व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्व, ये जो व्याधि का उत्पाद कारण है उसका प्रतिबंध करना है। इससे क्या होगा कि हम जो है व्याधि को आगे बढ़ने से रोक पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे व्याधि की तीव्रता कम करेंगे और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। तो व्याधि उत्पाद प्रतिबंधक मतलब व्याधि का जो कारण है या जो हेतु है उसमें अगर प्रतिबंध लगा देंगे तो इस तरह से क्या होगा, स्वस्थ स्वास्थ्य का रक्षण
जल्दी होगा या जो रोगी हो भी गया है उसके भी स्वास्थ्य का रक्षण हम कर सकते हैं। तो आचार्य चरक जी ने कहा है, सूत्र स्थान 28 7 का श्लोक एक बताया है, नाचा सर्वाणी शरीराणी व्याधि क्षमत्वे समर्थानी भवंती। सभी व्यक्ति जो होते हैं वो व्याधि क्षम नहीं होते हैं। जो व्यक्ति अति स्थूल या अति कृष्ण नहीं होते हैं, या उनका जो संघनन होता है वो योग्य होता है, सही होता है, सुपोषित मांस होते हैं, सुपोषित रक्त तथा अस्थि धातु युक्त होते हैं, जो पोषक आहार का सेवन करते हैं तथा मानसिक दृष्टि से प्रबल होते हैं, ऐसे व्यक्ति व्याधियों का प्रतिरोध करने में समर्थ होते हैं। और अगर इनके विपरीत व्यक्ति होते हैं तो वो व्याधि क्षम नहीं होते हैं। अर्थात साफ साफ बताया कि अति स्थूल नहीं होना चाहिए, अति कृश भी नहीं होना चाहिए, शरीर जो है वो एकदम संघनन युक्त होना चाहिए, सुपोषित मांस रक्त अस्थि धातु युक्त होना चाहिए, पोषक आहार का सेवन होना चाहिए और मानसिक दृष्टि से प्रबल होना चाहिए। बहुत अच्छा श्लोक आया है, आप लोग देख सकते हैं। चरक संहिता सूत्र स्थान 28 का 7वां श्लोक है। उसमें इन्होंने लिखा है, शरीराणि च अति स्थूल न अति कृश, न अति स्थूल न अति कृश, निविष्ट मांस शोणित स्थीनि, दुर्वालिनी सात्मे आहारो पचिता, न अल्प आहारणे न अल्प सत्वानि च भवन्ते व्याधि सहनी विपरीतानि पुनर्व्याधि सहानी। मतलब कि जो ना अति स्थूल है, ना अति कृश है, संघनन युक्त है, सुपोषित मांस धातु, सुपोषित रक्त धातु, सुपोषित अस्थि धातु युक्त है, पोषक आहार का सेवन कर रहे हैं और जो मानसिक दृष्टि से भी प्रबल है, ऐसे व्यक्ति व्याधियों का प्रतिरोध करने में समर्थ होते हैं। इसके साथ में जैसे बात बताई कि व्याधि क्षमत्व को या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए रसायन चिकित्सा के साथ ही दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन हितकर होता है, और हितकर आहार विहार का सेवन भी करने से व्याधि क्षमत्व वर्धक होता है, व्याधि क्षमत्व प्रस्थापक होता है। तो यहाँ पे जो रसायन चिकित्सा की बात आई है, दीर्घम आयु स्मृति मेधम आरोग्यम तरुणम वये प्रभा वर्ण सुरद्वारे देह इंद्रिय बलम परम वाक् सिद्धिम प्रणातिम कांतिम लभते न रसायनात् लाभोपायो ही शस्त्रानाम रसादीनाम रसायनम। अर्थात श्वास रक्षण और व्याधि प्रतिबंध में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते हैं वो रसायन होते हैं, और रसायन चिकित्सा द्वारा धातु पोषण तथा कायाकल्प की प्रक्रिया होती है, जो कि हम लोग देख रहे हैं, संडे को पढ़ा रहे हैं इसको। रसायन औषधि द्वारा सर्व धातुओं की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। नैमित्तिक रसायन रसायन का एक प्रकार है जिसमें धातु बल में वृद्धि होती है, अग्नि की वृद्धि होती है और संबंधित खावय गुण का निराकरण होकर व्याधि प्रबंधन तथा आवृत्ति संक्रमण के प्रतिबंध में सहायता होती है। तो जैसे नैमित्तिक रसायन की मैंने भी बात बताई थी कि हमें ऐसे केसेस में जो है जहाँ व्याधि क्षमत्व कम हो रहा है या प्राणविष शोथस की बीमारी हो रही है, वहां हमने कहा था कि नैमित्तिक रसायन जो है वो प्राणविष शोथ का बल्ले करता है और व्याधि क्षमत्व करता है। तो नैमित्तिक रसायन के बारे में बताया गया है कि धातु बल में वृद्धि करता है, अग्नि की वृद्धि करता है, और जहाँ दोष दूसरे संरचना होती है अर्थात खाव गुण का भी ये निराकरण करता है, और व्याधि परिवर्तन तथा आवर्ती संक्रमण मतलब जो रिकरेंट उसके बार बार चांस हो जाते हैं या रिकरेंट व्याधि होती है उसके प्रतिबंध में भी सहायता होता है। व्याधि विशिष्ट नैमित्तिक रसायन जैसे कि प्रमेय अगर है तो हम शिला जतु रसायन देते हैं। श्वास का सिक्का में पिप्पली रसायन जो है वो नैमित्तिक रसायन है। नेत्र रोग में नैमित्तिक रसायन त्रिफला रसायन है। पांडु रोग में नैमित्तिक रसायन लोह रसायन है। श्वेत्र में वाकुची रसायन है। इस तरह से नैमित्तिक रसायन का वर्णन हमें चिकित्सा स्थान के अध्याय 1 में मिलेगा। दुर्बल प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित आवृत्ति श्वसन संक्रमण के वर्तमान प्रवचनों को ध्यान में रखते हुए कई तरह की दवाएं हम लोग को मार्केट में मिलती हैं या हमारे शास्त्रों में वर्णन है। इसमें हम लघु वसंत मालती, संशमनी बटी, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा लघु वसंत मालती जैसे हम जानते हैं इसमें यशद भस्म, मरीच और नवनीत युक्त एक वसंत कल्प है ये, जो कि ज्वर, जीर्ण ज्वर, धातुगत ज्वर, रक्तज तथा पित्तज विकारों में मुख्यतः प्रयुक्त होता है। जैसे कि हम लोग अक्सर अपने केसेस में भी करते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि लघु वसंत मालती में यशद भस्म है, उसके बाद मरीच है,
और नवनीत युक्त ये एक वसंत कल्प है, जो कि ज्वर, जीर्ण ज्वर, धातुगत ज्वर, रक्तज तथा पित्तज विकारों में इसका हम यूज करते हैं। इसमें अगर यशद भस्म की बात करते हैं, क्योंकि इसमें यशद भस्म है, तो वो प्रमेह, व्रण, कास, श्वास, दौर्बल्य इत्यादि व्याधियों की को नष्ट करती है। यशद भस्म की सुरक्षितता तथा पेशीजन्य, मतलब उसमें जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है, इस पे स्टडी हुई है कि यशद भस्म जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है। और यशद जो है वो HIV संक्रमित रोगियों में जो CD4 है, CD4 की जो है संख्या में भी वृद्धि करती है। यशद को हम लोग कहते हैं कि एंटीवायरल जो है, बहुत अच्छा इसका वर्क है। इसके साथ साथ जो मरीज की बात की है, तो मरीज हम सब जानते हैं कि अग्निदीपक है, कफवात शामक है और ये श्वासहर है। मरीज के ज्वरहर तथा व्याधि क्षमता में सुधारक कर्म भी प्रलेखित है। संश्वनी बट्टी अर्थात गुरुची का नाम ही अमृता है, तो ये एक जो है उत्कृष्ट ज्वरघ्न है, बल्य है और रसायन है। इसके अतिरिक्त अगर हम कुछ काष्ठ औषधि की बात और करते हैं, तो तुलसी, हरिद्रा, मधुयष्टि, अश्वगंधा और आमलकी, ये इनका भी अगर सार यूज करें या काष्ठ औषधि के रूप में यूज करें, तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ये जो है अग्निदीपक, आमपाचक, कासहर, श्वासहर, ज्वरघ्न, शोधघ्न और शूलहर और प्राणवीय स्रोतों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है और ये एक तरह से रसायन गुणधर्मी है। अतः इन कंडीशंस में जो पेशेंट हमको प्राणवीय स्रोतों के डिजीज के मिलते हैं, हम इस तरह की चिकित्सा उसमें कर सकते हैं। मुझे लगता है कुछ लोग, आप लोग को कुछ अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने सुना होगा। कुछ अगर पूछना जी चाहते हैं मैम, तो बहुत दो। अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। 2 मैम एक मिनट बात है। बताइए, आप किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ लें, मैं फिर कल पूछ लूंगी। आप किसी और को बाहर हो नहीं क्या? कुछ? आप बाहर हो लग रहा है। नहीं, नहीं, आप मैं पूछ थोड़ा लो। सा आवाज आती इसलिए हाँ, मैं नहीं बोल रही थी। तो हाँ मैम आप जैसे पूछ लो। बच्चे हैं आजकल के, आपको पता है, जो ये सब तैयारी वैयारी करते रहते हैं IAS की, और साथ में हाँ, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। मेरे घर में ही बच्ची है, तो हाँ, उसका क्या है कि आपको पता ही है, आजकल बच्चे थोड़ा बहुत तो खाते ही हैं, जंक फूड वगैरह सारी चीजें, और दिनचर्या भी थोड़ी बहुत इधर उधर रहती ही है। हालांकि वो सुबह उठती है, कई बार हो सकता है सूर्योदय के बाद भी उठती हो, नॉर्मली तो सुबह उठती है। तो उसका एक पीरियड ठीक आता है, या एक स्कैंटी आ जाएगा, नेक्स्ट जो है फिर ओवरफ्लो हो जाएगा। तो पता नहीं किसने सजेस्ट किया था, तो उसने अशोकारिस्ट लेकर पी लिया, तो उसके बाद ये और हो गया, फिर मैंने मना किया। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक स्कैंटी आ रहा है तो दूसरा ओवरफ्लो हो जा रहा है? तो उसका इस तरह के से करीब 5-6 महीने से सिस्टम चल रहा है। क्योंकि नॉर्मली जो भी पेशेंट कंप्लेन करते हैं, या तो स्कैंटी का कंप्लेन करते हैं, या तो ओवरफ्लो रहता है, या स्कैंटी के साथ है, मतलब मान लो इधर वाला स्कैंटी है तो नेक्स्ट ठीक आ गया, बट उसके साथ इस तरह का सिस्टम हो रहा है। हार्मोनल डिसबैलेंस है। ओके। हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो उसकी चिकित्सा हमको उसी हिसाब से करना है। और दूसरा स्ट्रेस फैक्टर भी होता है, क्योंकि मानसिक रूप से भी, जैसे कहते हैं ना, जब कहीं ना कहीं किसी प्रेशर में, टेंशन में है, चाहे वो तैयारी कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा वो होता है। तो इसीलिए उसके में सबसे बड़ी बात वही है कि थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन बताइए, थोड़ी देर के लिए सूर्य नमस्कार बताइए, है ना, थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन, पढ़ाई भी करें, लेकिन बीच बीच में, जैसे कहते हैं ना कि जब आदमी मेंटली बहुत ज्यादा वो हो जाता है, तो बीच बीच में रिलैक्सेशन करें, एक अल्ट्रासोनोग्राफी करा लीजिए, और बाकी थोड़ा सा जो हार्मोनल ऐसे है वो भी करा लीजिए। हाँ, अभी 20 साल की है बच्ची, मतलब जुलाई में नहीं, अभी जस्ट 20 साल की हुई है। हाँ हाँ, लेकिन ये है ना कि जैसे आपने बताया कि अंडर प्रेशर है ना, एग्जाम की प्रिपरेशन है, उसके हाँ, बाद वो मैम हाँ, ग्रेजुएशन के साथ ही कर रही है इसकी तैयारी। हाँ, हाँ, थोड़ा तो सा वो चीज है। रूटीन भी, हाँ, रूटीन भी है, डिस्टर्ब हो ही जाता है, कभी रात को हाँ, देर से दिवासन सोए। है मैम, दिन में सोती है हाँ, अच्छे से। हाँ, तो यही सब चीजें हैं, रात में जगती होंगी, पढ़ती होंगी, तो कहीं हाँ, ना रात में कहीं ही ये पढ़ते हैं थोड़ा सा, मतलब अव्यवस्थित रहते हैं। जैसे आपको पता है आजकल के बच्चे हैं तो जंक फूड वगैरह खाते ही हैं, मैगी भी खाना, पास्ता खाना, मोमोज जनरली क्या खाना। होता है, हम्म। जनरली जो पल्सेटाइल रिलीज होता है ना, रिलीजिंग हार्मोन्स जो होते हैं हमारे, GnRH जो होते हैं, गोनाडोट्रोपिक हम्म, रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, तो हाँ जी नरेश। पल्सेटाइल रिलीज जो होता है वो जनरली मिडनाइट में ही होता है, या रात में ही होता है। और वो हम्म। तभी प्रॉपर तभी होता है जब आपकी निद्रा जो होती है वो सुख निद्रा होती है। हम्म। अगर आपकी निद्रा कहीं ठीक नहीं है, तो पल्सेटाइल रिलीज जो है GnRH का, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का, डिस्टर्ब हम्म। होता है। जब वो डिस्टर्ब होगा, तो फिर हम्म। उसके बाद कमांडिंग, जैसे कहते हैं ना, जब कमांडिंग ही डिस्टर्ब हो गई, कमांड कर रहा है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, वो डिस्टर्ब हम्म। होगा, पल्सेटाइल सिक्रेशन कवर होगा, तो पूरा का पूरा एक्सेस डिस्टर्ब हो जाता है।
और उससे ठीक है फिर मैम, ये मैं इस तरह से कराती हूँ। रहता है। दूसरी हम्म। बात है कि समटाइम्स ओवेरियन सिस्ट वगैरह की प्रॉब्लम भी आ सकती है, एक बार इसकी रिपोर्टिंग आप करा। हाँ मैम, मैं कराती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू मैम। जी मैम, बंद भी जी करते हैं मैम। मैम, टाइम भी हो हाँ रहा जी, हाँ है जी, ना, हाँ जी मैम, टाइम हो बहुत गया है। टाइम हो रहा है। हाँ, गुड नाइट मैम। और नाम किसी से को तो कुछ पूछना नहीं है लग रहा है, आज बंद करते हैं। शुभ रात्रि सभी को। थैंक यू मैम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मैम।